हेलो स्टूडेंट, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था एसिड्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। और हमने देखा कि वो जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे कंपाउंड देते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेस कि बेसिस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिस और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले बेसिस के बारे में हम जान लेते हैं। जो बेसिस होता है एक तरह का ये अपोजिट केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एसिड से टोटली अपोजिट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे कि कोई एसिड होता है और जब उसमें बेस हम मिला देते हैं तो क्या करता है, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि एसिड का टोटली अपोजिट केमिकल सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है। और क्या होता है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सब बेस होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो बेस होंगे। आप उसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्साइड्स के जो बिल्कुल बेसिक बिहेवियर हमें शो करते हैं। बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। जो सब्सटेंस वाटर में घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है और हमें H नेगेटिव आयंस देता है, वो सारे बेसिस होते हैं। क्योंकि हमने पिछले पढ़ा था जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं, और इस केस में क्या है कि OH नेगेटिव जितने आयंस जो दे रहे हैं जो सब्सटेंसेस, वो बेस होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू हम। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये वाटर में घुल जाता है तो हमें Na पॉजिटिव आयंस देता है और OH नेगेटिव आयंस देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की यहाँ पे प्रेजेंस है। उसके बाद एक वर्ड आता है एल्कली। एल्कली का क्या मतलब होता है कि जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, उनको एल्कलीज कहते हैं। सारे बेसिस जो होते हैं वाटर में नहीं घुलते हैं, कुछ ही बेसिस होते हैं जो वाटर में घुलते हैं, और जो वाटर में घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। ठीक है, अब जो बेसिस होते हैं दो तरह के होते हैं। जैसे हमने एसिड्स भी पढ़े थे, दो तरह के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि वो किस तरह से, मतलब कि उनको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किस लिए बोलते हैं। सेम चीज़ इसमें है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेसिस होते हैं। इसमें भी सेम कंसेप्ट है एक्सप्लेन करने का कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर में जो बेस होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है और लार्ज अमाउंट में हमें OH नेगेटिव आयंस देता है। और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते वाटर में, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं और वो कुछ ही क्वांटिटी में हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। मतलब कि जो आयंस की जो यहाँ पे मात्रा है OH नेगेटिव आयंस की, वो काफ़ी कम होती है, उतनी नहीं होती है एज़ कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग बेसिस में, इसलिए इसको वीक बेसिस बोलते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बेस के बारे में जान लिया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कि ये बिटर इन टेस्ट होता है। जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है कड़वा होता है, बिटर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम बेस को टच करते हैं तो सोपी टच होता है, मतलब जैसे साबुन को टच करते हैं कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, तो ऐसे बेस भी, उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। तीसरी प्रॉपर्टी बेस की ये होती है कि बेस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब हमने पहले से पढ़ा था आयंस की प्रेजेंस होना। और यहाँ पे जो बेस का सॉल्यूशंस होता है उसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इस करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो मतलब जो बेस होता है वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। और बेसिस की फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, बेस जो है जब लिटमस पेपर लेते हैं हम, अगर रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर ऑलरेडी वो ब्लू लिटमस पेपर है और उसको बेस के कांटेक्ट में आता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो मतलब इसकी ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए, जब मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करता था तब भी वो सेम प्रोडक्ट देता था, और इसमें भी सेम चीज़ है कि जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल, वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखना, हम उसमें एसिड ले रहे थे और यहाँ पे हम बेस ले रहे हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये जिंक के साथ रिएक्ट हो जाएगी और क्या देगा हमें, सोडियम जिंकेट मिलेगी और उसके साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर भी सेम प्रोडक्ट दे रही है, जैसे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट देता है। ठीक है,
और इसकी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ है, जो बेस है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है एसिड में भी, क्योंकि इसमें एसिड और बेस का, और हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है, बेसिक जो नेचर होता है उसका, और एसिड जो उसका एसिडिक नेचर होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट होते हैं, तो ख़त्म कर देते हैं। और जो हमें सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, और वाटर जो है प्योर वाटर मिलता है। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, तो देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और H2SO4 एक एसिड है। एक दूसरे के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिल रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे सोडियम सल्फेट मिल रहा है यहाँ पे हमें, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो वाटर होगा वो भी क्या होगा, प्योर वाटर होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होते हैं, अगर ये सेम तरह के बेस है, मतलब कि इनकी जो एक तरह की है, अगर ये वीक बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तभी ऐसा होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट में आ जाएंगे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो एसिड और बेस जो है वो सेम तरह के हैं, अगर फिर से रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनेगा टोटली न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और इसमें देखिए वाटर क्यों इसमें न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि देखिए अगर सेम तरह के चीज़ें हैं तो इसमें क्या होगा, सेम H पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमें H2O देंगे। और यहाँ पे देखना दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, इसलिए बैलेंस होंगे, और इसके साथ हमें जो वाटर मिलेगा वो न्यूट्रल वाटर मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली यही है कि जो हम बेस लेंगे, अगर वीक बेस ले रहे हैं तो वीक एसिड भी लेंगे, क्योंकि अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई दूसरा ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें जो सॉल्ट बनेगा उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हम बेस की सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, कि उनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, ठीक है। तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड है। इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, और उसके साथ में हमें वाटर मिल रहा है। तो आपने एक चीज़ याद, इस पॉइंट को आपने नोट रखना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली, बेसिस के हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। जो बेसिस के यूजेस हैं जो अपनी डेली लाइफ में भी होते हैं, और कई बार इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसके यूजेस हैं। जैसे कि क्या है कि बेस का यूज़ करते हैं सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, या फिर सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनाने में बेसिस के वो यूजेस हैं। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी इससे बनते हैं, ठीक है। बेस का यूज़ कुकिंग में भी है, जैसे कि बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, एक तरह का वो बेस ही होता है। तो ऐसे कुछ हम मतलब यूजेस जान लेते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके यूजेस और भी क्या होते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्केल ऑन विच एन एसिड और अ बेस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, मतलब कोई ऐसी स्केल जिस पे हम एसिडिक या फिर बेसिक जो उसकी स्ट्रेंथ होती है किसी भी सॉल्यूशंस की, उसको हम माप सकें, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है 0 से 14 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और जो पीएच लिखने का तरीका है कुछ ऐसे लिखते हैं, जिसमें P का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जो कोई किसी भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H पॉजिटिव आयंस के। इसका मतलब क्या है H पॉजिटिव आयंस का, कि जब H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जब H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, कम होंगे, तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 7 होती है। और कोई एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, या फिर कोई एसिड सब्सटेंस होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू हो 7 से लेस होती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा 7 से लेस होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब बेसिस जो हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा होंगी 7 से उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस की जो प्रेजेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस ज़्यादा होती है।
तो हमने पीएच स्केल पढ़ा। अब जानेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। शुरू में हमने 3 तरह के इंडिकेटर्स पढ़े थे और मैंने उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम चौथा इंडिकेटर पढ़ेंगे जो चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। चौथा इंडिकेटर चैप्टर के बीच में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर मैं इस चीज़ को आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करता तो शायद आप उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो देखिए हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। It is a mixture of many different indicators which shows different color at different pH values। इसका मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये बहुत से इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये क्या करता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे डिफरेंट कलर हमें शो करता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना एसिडिक नेचर है, कितना बेसिक नेचर है, एग्जैक्ट हम बता सकते हैं। इसके थ्रू ही हम इसको बता पाते हैं कि कोई भी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या फिर कोई जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताता है, एग्जैक्ट कलर शो करता है। उस कलर के ज़रिए हम डिटेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है आपने, एक कई बार 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो वाटर है जो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, उसका क्या कलर होता है यूनिवर्सल पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर में, उसका क्या कलर होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना है जो वाटर होता है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जिसकी वैल्यू 7 है, न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू 7 होगी पीएच वैल्यू, और वो ग्रीन कलर हमें शो करेगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमें एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप देखोगे जब कोई भी सॉल्यूशन हम लेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, तो वो जैसे कि बहुत ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कलर जो होगा देख सकते हैं आप, डार्क कलर होगा या फिर डार्क रेड कलर होगा या फिर रेड कलर होगा। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जैसे उसकी एसिडिटी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे उसके कलर थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। जैसे कि 1 पे देखेंगे आप रेड है, जैसे वो 3 पीएच वैल्यू 3 पे पहुंचेगा वो ऑरेंज रेड हो जाएगा, मतलब वो एग्जैक्ट हमें बता रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस तरह से हम किसी चीज़ की नेचर को जो एसिडिक है बेसिक है एग्जैक्ट बता सकते हैं, एग्जैक्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो अगर मैं आपको इस बात शुरू में बताता तो शायद आप इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की, हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पीएच को जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस होती है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4। तो ये हमें क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को एसिडिटी हो जाती है ओवर ईटिंग की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें इरिटेशन होने लग जाती है। तो हमें क्या होता है, हमें कई बार पेन भी हो जाती है हमारे पेट में। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं, क्योंकि देखो एसिडिटी का मतलब है एसिड की एक्सेस बढ़ गई है, हाइड्रोक्लोरिक की एक्सेस बढ़ गई है। तो बहुत बार हमने पहले भी एग्जांपल की बात की थी कि हम उसको बेकिंग सोडा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो होता है वो बेस होता है, जो एसिड का इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से बंदे को राहत मिलती है। जो हमारी बॉडी है उसकी पीएच रेंज होती है 7 to 7.8, इसके बीच में हमारी बॉडी काम करती है, उसका पीएच स्केल होता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे एसिडिटी की वजह से कई बार हमारा पीएच स्केल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बेकिंग सोडा का, जब एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है तो हम उसको ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं, जब हमारे माउथ में पीएच चेंज हो जाता है, जैसे कि हम जब कोई खाना खाते हैं या फिर कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें शुगर कंटेनिंग फूड होता है, जिसमें शुगर की मात्रा होती है, ठीक है, तो उसको खाने के बाद क्या होता है, हमारे जो दांतों में क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो शुगर फूड होता है वो क्या होता है, जो हमारे अंदर माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एसिड की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर को। तो मतलब एसिड की फॉर्म में ब्रेक डाउन करें, मतलब एसिड हमारे उसमें थोड़ा बन जाता है, जिससे उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे माउथ का जो
पीएच है 5.5 से नीचे जाने लग जाता है तो हमारे दांतों में डिकेड होने लग जाते हैं, हमारे दांत में सड़न सी होने लग जाती है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना। जैसे कि हम कोई पेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट जो जिसमें बेस प्रेजेंट हो, ठीक है, जो बेस प्रेजेंट हो, जो हमारे अंदर एसिड बन गया है, बैक्टीरियाज वगैरह जो एसिड बना दिया उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको ख़त्म कर दे, तो हमारा दांत जो होता है सेफ़ हो जाता है। हम इस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं क्या, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि फार्मर्स वगैरह प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो प्लांट्स वगैरह वहीं पे अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ का पीएच न्यूट्रल होता है, मतलब जिसकी वैल्यू 7 होती है, क्लोजली टू 7 होती है, तो वहाँ पे अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेकिन जहाँ पे पीएच चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा फार्मर्स कई बार उनकी फसलें येलो कलर की हो जाती हैं, क्या होता है उसमें उनकी जो सॉइल होती है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं वो, आपने देखा चौक या सिलेक्ट लाइम वगैरह वो यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी एसिडिटी को कम कर सकें हैं। और कई बार सॉइल के बेसिक बढ़ जाता है, मतलब बेस बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं उसमें, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि गोबर वगैरह डाल देते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी का जो सॉइल का पीएच है वो मेंटेन रहे और जिससे अच्छी से फसल ग्रो करे। तो ऐसी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और कई बार आपने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मछली वगैरह हो गई, पानी में रहती हैं, तो देखो एक पीएच रेंज पे जो हमारी बॉडी होती है या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी होती है, एक पीएच रेंज सूटेबल उनको चाहिए होता है। अगर पीएच ऊपर नीचे हो जाता है तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे कि वाटर बॉडीज़ में फिश वगैरह होती हैं, अगर मान लो बारिश हो जाती है और एसिडिक बारिश हो जाती है, एसिडिक बारिश इसलिए क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब वो वाटर बॉडीज़ में वो रेन गिरती है तो क्या होता है, जो उसमें जो चीज़ें रह रही होती है, जैसे फिश वगैरह रह रही होती है, उनका पीएच चेंज हो जाता है, जिससे उनको रहने में उसमें दिक्कत आती है, उनका एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि पीएच कैसे हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फोर्थ पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम सेल्फ डिफेंस में। आपने देखा होगा कई बार मधुमक्खी होती है या फिर आपने और भी कई तरह के इंसेक्ट्स देखे होंगे, हमें काट लेते हैं, ठीक है, तो हमें इरिटेशन पेन वगैरह होने लग जाती है। तो वो जो हमें जब हमें काटते हैं ना, जो हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो एक तरह का एसिड होता है, जो एसिड वो इंजेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेथानोइक एसिड, ठीक है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जिस जगह पे इंसेक्ट जो होते हैं हमें इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम बेकिंग सोडा वगैरह रब कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलती है। क्योंकि जो वो एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, जब हम बेकिंग सोडा उस पर रब करेंगे तो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिससे फिर हमें रिलीफ मिल जाती है, हमें राहत मिल जाती है, हमारा पेन ख़त्म हो जाता है। और देखो कुछ जंगली प्लांट्स होते हैं, जैसे कि नेटल प्लांट होता है, आपने देखा होगा, अगर वो हमें टच कर जाए, उसके जो हेयर्स होते हैं हमें टच कर जाए, तो वो भी जो है मेथानोइक एसिड उसमें होता है, वो भी हमारे अंदर मेथानोइक एसिड जो होता है इंजेक्ट कर देता है। तो इसका भी सेम सॉल्यूशन है, जब हम उसको बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर लेंगे तो उसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर हमें रिलीफ और मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, हमारा जो मतलब हमारे अंदर जो एसिड गया होगा वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कैसे पीएच स्केल जो है या फिर पीएच वैल्यूज़ जो हैं कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ यूजेस।